नमस्ते गाइस। अभी हम देश दुनिया से रिलेटेड सबसे जो हाल ही में चर्चा का विषय बन रहा है यूएस एग्जिट फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी, इसका दुनिया पे कैसे इफेक्ट हो सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो हाल ही में यूएस ने ओपन स्काई ट्रीटी से एग्जिट कर लिया है। ओपन स्काई ट्रीटी है क्या है ओपन स्काई ट्रीटी? तो इस ट्रीटी के अंतर्गत जो सेलेक्टेड कंट्रीज है जो इस ट्रीटी का हिस्सा बने थे 2003-4 के अंदर, वो अपने स्काई के ऊपर से जब भी उन्हें कुछ ऐसा लगे कि कोई अफवाह हो या फिर कुछ भी ऐसा लगे, जैसे मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, उनको सुनने में आया, जैसे रशिया के बारे में सुनने में आया यूएसए को कि वहां पे कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स चल रहा है। तो अब ये मिलिट्री मूवमेंट चल रहा है, इसके लिए क्या वाकई में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इसके लिए वो वहां पे एरोप्लेन वगैरह जिसमें सेंसर्स लगे रहेंगे, तो वो सेंसर्स के द्वारा चेक करते हैं कि रियली एनी मूवमेंट ऑफ मिलिट्री और नॉट। तो वो ऐसे चेक करने से पता चलता है कि रियली वहां पे कोई गतिविधियां हो रही है या नहीं हो रही। तो दुनिया को आने वाले खतरों से बचाया जा सकता है, या अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी हाल ही में यूएस ने इस ओपन स्काई ट्रीटी से एग्जिट कर लिया है, और इसका एग्जिट का कारण भी क्या रहा है? रशिया रहा है। कैसे रहा है रशिया में जब इन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी के तहत जब मिलिट्री मूवमेंट या फिर दूसरी चीजों के लिए जब चेक आउट किया, तो रशिया ने मना कर दिया कि वो उनको अब उनके कुछ इलाकों में एक्सेस नहीं देंगे, और वहां पे वो उनके सेंसर या फिर जो एरोप्लेन्स है वो वहां से नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से यूएस को ऐसा लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सेस नहीं मिल रहा तो उन इलाकों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल रही रशिया से। और दूसरा इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि चाइना और रशिया आपस में क्या है, मित्र राष्ट्र है, फ्रेंड है। तो अगर चाइना को डाटा रशिया प्रोवाइड करवा दे, अगर वो कोई भी ऐसा चेकअप यूएस में करता है और वो उसको एक डाटा प्रोवाइड कर दे चाइना को कि यूएस में कहाँ मिलिट्री बेसेज है, कहाँ पे कुछ दूसरी व्यवस्था है, तो एक ये कारण भी हो सकता है। इस वजह से यूएस ने ओपन स्काई ट्रीटी से फॉर द टाइम बीइंग एग्जिट आउट कर लिया। नेक्स्ट, अंटार्कटिका के अंदर एल्गल ब्लूम बढ़ता ही जा रहा है। तो ये लगभग अभी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हाल ही में रिसर्च पेपर साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च पेपर था उसके अंदर ये हुआ है कि यहाँ पे लगभग 1.9 किलोमीटर स्क्वायर का एल्गल ब्लूम बन गया है। एल्गल्स अलग अलग इलाकों में बन गई है। तो अंटार्कटिका का, जैसे कि अंटार्कटिका का ये अपना अंटार्कटिका का मैप है, ये पेनिनसुलर एरिया है मान लो, है ना। तो इस एरिया के अंदर तो नॉर्मली एल्गल डेवलप होती है, क्योंकि जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, यहाँ पे बर्फ से पूरी चादर से ढका रहता है, तो बर्फ से ढका रहता है। लेकिन अभी देखा गया है कि यहाँ पे भी एल्गी बनने लग गई है। तो इस एल्गी बढ़ने का रीजन क्या है कि यहाँ पे वाटर लेवल है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है पूरी दुनिया के अंदर, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज अप हुआ है। टेम्परेचर राइज अप होने की वजह से जो बर्फ की ऊपरी परत है वहां पे पानी का लेवल बढ़ने लगा है, और पानी का लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पे एल्गी, जिसे शैवाल हम कहते हैं, तो इसकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा है। फॉर द टाइम बीइंग इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर मान लो ये ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, तो अभी हाल ही में तो ये सिर्फ 1.9 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये आगे कितनी रफ्तार पकड़ेगा और कितना बढ़ जाएगा इसका आइडिया लगाना मुश्किल है। हो सकता है 2-3 सालों में 8 से 9 किलोमीटर स्क्वायर तक ये एल्गल ब्लूम फैल जाए। और इस रीजन के अंदर तो नॉर्मली एल्गल ब्लूम रहता ही है, एल्गी रहता ही है, क्योंकि जितने भी तटीय इलाके होते हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री का पेनिनसुलर एरिया है मान लो, तो वहां पर वाटर लेवल ज्यादा होता है, वाटर लेवल ज्यादा होगा, और उसके बाद में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है। जैसे ये पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बर्फ है इसलिए कम है ना, कम होना चाहिए, यानी यहाँ एल्गी नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी एल्गी बनना स्टार्ट हो गया है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एल्गल बनता है। इसके अलावा एक और इफेक्ट ये हुआ है कि यहाँ पर ये ऐसा किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है? तो नंबर 1 रीजन तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, और नंबर 2 रीजन है कि एल्बिडो इफेक्ट भी यहाँ पे बढ़ा है। अब ये एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? जैसे सनलाइट होती है, जैसे सनलाइट है,
सनलाइट जो सन से जो आने वाली लाइट है वो नॉर्मली क्या होती है कि जब भी बर्फ पे टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो लाइट एनर्जी की लॉसेज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने लगा है, ऊपर पानी, बर्फ के ऊपर पानी आने लगा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पे जब पानी का लेवल बढ़ने लगा है तो ये सनलाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से और ज्यादा पानी का लेवल बढ़ता है, और ज्यादा पानी का लेवल बढ़ा तो यानी कि अंटार्कटिका धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया। और अगर ये पिघलने लगा तो आने वाले समय में अंटार्कटिका अगर मान लो पिघल जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 217 फीट तक का एरिया वो डूब जाएगा, यानी समुद्र का लेवल इतना बढ़ जाएगा 217 फीट तक, और कई कंट्री पूरी खत्म हो सकती है। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।